देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम में जो पॉलिटी है उसका सिलेबस क्या है। पॉलिटी मतलब आप समझ ही गए होंगे, राजनीति का सिलेबस क्या है। देखिए, राजनीति के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय राजतंत्र और शासन, मतलब भारत में किस तरीके से शासन किया जाता है उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि भारत का राजतंत्र कैसा है, और फिर भारत में जो शासन है, गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बातें हैं वो बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर आता है राजनीतिक प्रणाली भारत में कैसी है। भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक प्रणाली है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से राजनीतिक प्रणाली है भारत में काम कर रही है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है भारत में जो लोक नीति हैं, लोक नीति किस तरीके से भारत में काम करती हैं, किस तरीके से पॉलिसी बनती हैं भारत के अंदर। फिर अधिकारों संबंधी जो मुद्दे हैं भारत के अंदर, जो जनता के अधिकारों के संबंधित मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन ये पेपर सेकंड का भी पार्ट है। मेंस एग्जाम में पेपर सेकंड के अंदर भी पॉलिटी आती है। वहाँ पर शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली के अंतर्गत कुछ टॉपिक बताए गए हैं। वो टॉपिक जो हैं वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम क्या देखते हैं, जैसे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, भारतीय संविधान जब देखते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर हमें देखना होगा कि भारत का ऐतिहासिक आधार क्या रहा है। भारतीय संविधान है उसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, किस तरीके से इतिहास से हम वर्तमान परिस्थिति में आए हैं, ऐतिहासिक आधार है भारतीय संविधान का वो क्या रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक आधार के बाद में भारतीय संविधान का जो आज तक का विकास है वो किस तरीके से हुआ है। विकास के बाद में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें बताई गई है भारतीय संविधान में जिनको हम ज़रूरी मानते हैं। फिर भारतीय संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाता है उसके बारे में। फिर भारतीय संविधान में क्या महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं भारतीय संविधान में दी गई हैं उनके बारे में बताया गया है। और फिर भारतीय संविधान की जो बुनियादी संरचना है, बुनियादी संरचना कि भारत का संविधान है वो किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड रहेंगी। फिर हम देखते हैं, ये सब चीज़ें भारतीय संविधान के बारे में हो जाएंगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, मतलब केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, राज्य सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, जो हमारा संघीय ढांचा है, जैसे केंद्र सरकार की तरफ झुकाव है हमारे ढांचे का, तो संघीय ढांचा है उससे संबंधित हमारे कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी विषयों पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, कौन कौन सी विषय हैं उन पर राज्य सरकार नियम बनाती है। फिर उनकी चुनौतियाँ क्या हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं कि जो हमारे केंद्रीय संघीय ढांचे में चुनौतियाँ हैं, विषय हैं, उनके बारे में बात करते हैं। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण किस तरह से किया गया है। स्थानीय स्तर पर सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके की हैं, स्थानीय स्तर पर जो बजट है वो किस तरीके से जाता है, पैसा वो किस तरीके से जाता है, स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, तो अलग अलग घटकों के बीच में किस तरीके से शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से हम शक्तियों को बांटते हैं, केंद्र सरकार में किस तरीके से बांटते हैं, राज्य सरकार में किस तरीके से बांटते हैं। फिर अगर शक्तियों के बीच में विवाद होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, तो विवाद का निवारण कौन करेगा, विवाद का निवारण किस तरीके से किया जाए, ये सभी चीज़ें हैं वो शासन व्यवस्था में बताई गई है, संविधान में बताई गई है। फिर जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर संस्थान हैं वो किस तरीके से काम करती है उनके बारे में बताया गया है। भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी योजना आ रही है उन योजनाओं की हम यूके,
यूएस और न्यूजीलैंड, फिनलैंड, चाइना, इन सभी के साथ में हम तुलना भी करते हैं कि क्या उनके अंदर जो अच्छा सिस्टम है, वो अगर अच्छा सिस्टम डेवलप करते हैं तो हम उनको यूज़ लेते हैं। उनकी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं अंदर कंट्री में, उनको हम यूज़ करते हैं। तो हम तुलना करते हैं, तुलना के आधार पर भी हम चीज़ें लेते हैं। संसद और राज्य विधायिका है, मतलब जो भी हमारी संसद है और जो भी हमारे राज्य हैं, संसद हमारी केंद्र सरकार के लेवल पर होती है और राज्य विधायिका है हमारी राज्य के लेवल पर होती है। तो ये जो संसद और राज्य विधायिका है, इनकी संरचना किस तरीके से है, किस तरीके से ये संसद बनती है, किस तरीके से ये संसद है वो कार्य करती है, राज्य विधायिका है कार्य करती है, किस तरीके से इनके कार्यों का संचालन होता है, कौन इनका संचालन करता है, और इनकी शक्तियाँ क्या हैं, जो भी संसद की शक्तियाँ क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियाँ क्या हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ क्या हैं, इनके विशेषाधिकार, जो भी इनकी शक्तियों को, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार भी हैं जिनसे ये परिवर्तन कुछ कर सकती हैं। और इससे जो भी अधिकार हैं, जो भी विशेष अधिकार इनको दिए गए हैं, उनसे कौन कौन से विषय उत्पन्न होते हैं, क्या मान लो किसी अधिकार का वो यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से विषय यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी होती है। ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना भारत में किस तरीके से है। किस तरीके से भारत में जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका भारत में किस तरीके से काम कर रही है, न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका भारत में किस तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में हमें देखना होता है। ठीक है, उनकी संरचना किस तरीके से है, उनका संगठन, जो कार्यपालिका है न्यायपालिका है, उनका संगठन किस तरीके से हुआ है, उनका सरकार के मंत्रालय विभाग हैं, अलग अलग तरीके से मंत्री होते हैं, सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो मंत्रालय विभागों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो भी प्रभावक समूह है सरकार में, जिनका प्रभाव सरकार पर रहता है, तो प्रभावक समूह हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए हमें। और औपचारिक और अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है, जो भी हमारे एनजीओ टाइप में है, औपचारिक है अनौपचारिक हैं, उनकी शासन प्रणाली में हमारी भूमिका क्या है, शासन प्रणाली में किस तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक अंग है वो भाग लेते हैं, किस तरीके से इनका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं कि एक हमारे पास आया था नियम जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न सेवा संवैधानिक पदों पर किस तरीके से नियुक्ति होगी, विभिन्न संवैधानिक निकायों की जो शक्तियां हैं, वो अलग अलग संवैधानिक निकायों की शक्तियां क्या रहेंगी, उनके कार्य क्या रहेंगे अलग अलग संवैधानिक निकायों के, उनके उत्तरदायित्व क्या है, कौन सी परिस्थिति में कौन व्यक्ति है वो क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय जो हैं, चाहे वो अर्थ न्यायिक निकाय संवैधानिक हो या फिर रेगुलेटेड हो, विनियामक हो जिसको सरकार नियोजित कर रही हो, या फिर उनके अलग अलग अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम पॉलिटी के अंदर देखते हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा हो जाएगा एक तरीके से सिलेबस वाला पार्ट। तो ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। तो इस पहले वीडियो में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम राज्य व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, तो राज्य व्यवस्था की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सरकार की व्यवस्था किस तरीके से है, मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही हमारा सरकार है, पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था गवर्नमेंट मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे राज्य, राष्ट्र और संविधान ये सब आ जाते हैं। संविधान का अधिनियम आ जाता है, संविधान की विशेषताओं के आधार पर संविधान है, उनमें संसदीय प्रणाली संविधान के अंदर दी गई है, और संसदीय प्रणाली के साथ साथ संविधान में शक्ति पृथक्करण भी बताया गया, मतलब केंद्र सरकार की अलग शक्तियाँ हैं और राज्य सरकार की हैं
वो अलग शक्तियाँ हैं। तो शक्ति पृथक्करण के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में संघ सरकार है। संघ सरकार में आपकी एक तरीके से होता है कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी बोलते हैं। कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आपके कौन कौन आ जाएंगे? कार्यपालिका के नीचे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। फिर केंद्र के लेवल पर प्रधानमंत्री आ जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में मंत्री रहते हैं। और महान्यायवादी, महान्यायवादी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो महान्यायवादी है। फिर कैबिनेट मंत्री कुछ आ जाते हैं सरकार के अंदर। ये संघ सरकार के ही अंग होते हैं सब सारे कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के बाद में कैबिनेट जो कमेटियां हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। पीएमओ जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर कैबिनेट मंत्रियाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है आपका, कैबिनेट समितियाँ होती हैं, कैबिनेट के सचिवालय होते हैं, केंद्रीय सचिवालय होते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट्स, कैबिनेट सचिवालय होते हैं। और फिर संसद के अंदर देखें संरचना, किस तरीके से संसद की संरचना होती है, किस तरीके से कार्य है, किस तरीके से संसदीय समितियां हैं वो काम करती हैं, वो हमें देखना होता है। राज्य की कार्यपालिका में देखें हम, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्य की कार्यपालिका में आपका आ जाता है राज्यपाल, राज्य की जो कार्यपालिका है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है राज्य की, उसमें आपका राज्यपाल आ जाता है। राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री आ जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और उसके बाद में महाधिवक्ता रखता है राज्यपाल। महाधिवक्ता मतलब हाई कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कोर्ट रहता है उसका जज रहता है, उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। और उसके बाद में यहाँ पर इनके सचिवालय होते हैं, निदेशालय होते हैं, सचिवालय होते हैं, निदेशालय होते हैं। राज्य का विधानमंडल संरचनात्मक कार्य करता है, ठीक है। राज्य के विधानमंडल की संरचना किस तरीके से है और कार्य किस तरीके से है। फिर है भारतीय न्यायिक व्यवस्था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? देखिए, भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर आपका उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएगा, उच्च न्यायालय आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं, फिर अधीनस्थ न्यायालय। मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, PIL यहाँ पर जारी किए जाते हैं, न्यायिक की सक्रियता में प्रॉब्लम है, न्यायिक सुधारों की भी ज़रूरत है। न्यायिक गतिशीलता क्या होती है? लोक अदालतें, विभिन्न सेवा और परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय या प्ली बार्गेनिंग है, मध्यस्थता या सुलह वाले जो अधिनियम 1996 में आया था, अधिकरण भी है, अधिनियम उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसमें हम देखें वित्त आयोग है, हमारा वित्त आयोग है, उसमें CAG आपका काम करता है। जो भी आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, ऑडिटिंग वगैरह काम करता है। CAG कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जो सारा गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें ऑडिट का काम देखता है। फिर स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार में आपका पंचायत आ जाएगा और नगर पालिका आ जाएगा। कौन आता है? पंचायत और नगर पालिका, ये स्थानीय सरकार में आ जाता है। न्यायपालिका, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देखें कुछ मुद्दे भी आ जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, हम देखें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन जिसे हम PE ऐसे बोलते हैं, ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में दी गए हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। लोक सेवाएं UPSC, स्टेट PCS है, इनका भी काम ये करवाती हैं। निर्वाचन किस तरीके से होता है और निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करता है। मुद्दे, लोक प्रतिनिधित्व, कुछ विशेष वर्गों में जैसे कि आपको NC/SC, NCVT राजभाषा, अन्य प्रावधान भी यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य व्यवस्था की उद्देशिका है, प्रेम्बल है, कुछ प्रियम्बल होते हैं, कुछ उद्देशिका होती है। संघ और उसके राज्य, संघ और संघ के राज्य किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन प्लस आधारभूत ढांचा किस तरीके से संविधान का। और
जैसे कि हमारे सिलेबस में देखा था संविधान का ऐतिहासिक विकास किस तरीके से हुआ और संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो गैर संवैधानिक जो इकाइयाँ हैं हमारी, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो हमारी NHRC है, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक इकाइयाँ, संविधान के द्वारा बनाई हुई है। और एक होती हैं, ये तो होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कि संवैधानिक इकाइयाँ। एक होती है रेगुलेटरी बॉडी, मतलब विनियामक इकाइयाँ। एक होती है लोक नीति, और बहुत सारे RTI मुद्दे हैं, अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। भारत का संविधान इसमें एक एक्ट आता है भारत के संविधान में, बेयर एक्ट, किसी प्रशासन का रहता है और द्विभाषिक होता है। NCERT भारत का संविधान है, उसमें हम व्यवहार वगैरह देख सकते हैं। मतलब ये ऑफर है, भारत का संविधान है, बेयर एक्ट, इसकी बुक हम पढ़ सकते हैं अगर हमें स्रोत के रूप में जानना है, मतलब कहाँ से हमें पॉलिटी पढ़नी है। तो भारत का संविधान एक बेयर एक्ट है, इसकी दो बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा है भारत का संविधान व्यवहार के बारे में भी बताया गया NCERT बुकों में। तो रेफरेंस बुक में हम टेक्स्ट बुक, वेबसाइट, मैगजीन, समाचार पत्र या कुछ भी जो भी हम पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अप्रोच हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारा संरचनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यापक होना चाहिए। रिवीजन और अभ्यास हमारा प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेंस इसका सिलेबस हम देखें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। कि भारत के संवैधानिक नवकाश पर प्रकाश डालिए। 250 शब्दों का 15 नंबर क्वेश्चन पूछ ले तो किस तरीके से आपका आंसर होगा। भारत के संवैधानिक नवकाश पर प्रकाश डालिए या संवैधानिक विकास पर प्रकाश डालिए। संवैधानिक विकास यानी भारत का किस तरीके से संविधान का विकास हुआ है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, तो हम बात करेंगे 1606 से। ठीक है, क्योंकि भारत के संवैधानिक विकास पर प्रचार डालना है तो 1600 से स्टार्ट करते हैं। 1606 से नहीं, 1600 से। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए उन्हें महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। महारानी जो थी एलिजाबेथ, विक्टोरिया ब्रिटेन की, और एलिजाबेथ ने कहा कि आप जाइए और इंडिया में जा कर के व्यापार कीजिए। ये 1600 में आए थे भारत, और अधिकार इनको दिया गया था कि भारत में आकर के ये व्यापार करें। फिर क्या होता है, 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीते जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कर गया था। क्योंकि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, तो 1764 में अंग्रेज़ यहाँ पर जीत गए थे, और अंग्रेज़ जैसे जीत गए थे तो अंग्रेज़ जीतने की वजह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करने का शिकंजा स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कस गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज समय समय पर कई एक्ट यहाँ पर पारित करते गए, ताकि उन्होंने जो शासन किया है वो अनुकूल बना रहे। भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, जो 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता के बाद तक अनवरत। अब ये भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनने चली गई भारतीय संविधान के विकास की, और ये कंप्लीट हुई सीढ़ी 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, मतलब लगभग 200 साल बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई।
1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। यहाँ पर 1773 में तो क्या हो गया था, कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत 1773 में हो गई थी। फिर 1781 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसके द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर दी गई। कोलकाता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू कि आप जो है बंगाल के लिए भी कानून बनाइए, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाइए, ठीक है, और बिहार के लिए भी आप कानून बनाइए, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो यहाँ पर आया था 1784, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई और एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर स्थापना 1784 में की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनकी स्थापना की गई। फिर आ जाता है 1833 का अधिनियम। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है 1883 में, क्योंकि यहाँ पर जो राजा था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत की और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। इसके तहत बनने वाले कानूनों का अधिनियम कहा जाता था। 1853 का राजलेख, उसके तहत एक 12 सदस्यीय विधान परिषद के गठन द्वारा कार्यपालिका और विधायी पालिका को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। क्राउन का शासन 1858 की बात करें, क्राउन का शासन 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दी गई और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके उनकी जगह एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन यहाँ पर किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उनके द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई और विधानसभा में भारतीयों का नाम निर्देशित करने और भारतीय विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1909 का अधिनियम, इसके द्वारा भारतीय प्रावधान और विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या अधिकतम सेट की गई थी है और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो 1909 का है अधिनियम, इसके द्वारा भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। फिर 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में सैन्य शासन की स्थापना की गई। 1935 में हम देखें, इस शासन का अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। विश्व का संघ पूंजी, राज्य पूंजी और संपत्ति सूची में विभाजन किया गया है। यानी 1935 का अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में
द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई है और विषयों का संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में यहाँ पर विभाजन किया गया है। और इस अधिनियम का भारत के वर्तमान संविधान में अत्यधिक प्रभाव है और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के निकाय के आधार पर भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इससे, तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चंस हम देखें यहाँ पर, भारत के संवैधानिक विकास पर प्रकाश डालिए, तो इस तरीके से ही प्रकाश हुआ है भारत के संविधान का, वो हमने देख लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा है तो, नहीं अच्छा तो भी लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा। धन्यवाद।